नमस्कार। महासंग्राम 2023 में बहुत स्वागत है आपका और एडिटर्स पोल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर चंबल की धरती पर। ग्वालियर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ग्वालियर चंबल वही अंचल, वही धरती है जिसने 2018 में कांग्रेस को सिर आंखों पर बिठाया था 26 सीटें देकर, लेकिन जब बगावत हुई तो वो भी ग्वालियर चंबल से ही हुई और कांग्रेस को आखिरकार सत्ता गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश में 2020 में जब बाई इलेक्शन हुए फिर जो तस्वीर बदली ग्वालियर चंबल से ही बदली और आखिरकार बीजेपी के हाथ में सत्ता आ गई। 2023 में ग्वालियर चंबल आखिर करने क्या जा रहा है ये जरूर समझना बहुत लाजमी है, चूंकि कहते हैं चंबल का पानी और रवानी बहुत कुछ बदल देता है और छोटा सा मसला भी कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा सियासी मसले में तब्दील हो जाता है और चीजें बहुत कुछ बदल जाती हैं। आज हम एडिटर्स पोल के जरिए एनालिसिस समझेंगे ग्वालियर चंबल में है क्या। वरिष्ठ संपादक इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। रवि शेखर जी हमारे साथ हैं, अजय भारत के संपादक हैं, बहुत स्वागत है रवि शेखर जी आपका। वीरेंद्र तिवारी जी संपादक नई दुनिया, बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। साथ ही हमारे साथ अतुल तारे जी हैं, समूह संपादक दैनिक स्वदेश के, बहुत स्वागत है अतुल तारे जी। देव श्रीमाली जी संपादक इंडिया शाम तक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अर्पण राउत जी हमारे साथ हैं, संपादक पीपुल्स समाचार, आपका भी बहुत स्वागत है। तो हम लगातार इस पर एनालिसिस जरूर करेंगे, समझेंगे कि आखिर ग्वालियर चंबल ने इस बार किस मूड के तहत वोट डाला है या फिर क्या वो कुछ नया करने जा रहा है, क्या फिर ट्रेंड बदलने जा रहा है। दरअसल ग्वालियर चंबल की तासीर बहुत अलग है बाकी अंचलों के मुकाबले और वही समझने की हम कोशिश भी करेंगे। रवि शेखर जी, एनालिसिस अभी तक हो चुका होगा, बहुत कुछ आंकड़े आप लोगों तक पहुंच चुके होंगे, आ चुके होंगे, क्या कहता है आपका एनालिसिस। ग्वालियर चंबल में जहां तक मेरा संभावना है कि 30+ कांग्रेस होगी और बाकी का बीजेपी, क्योंकि यहां पे जो शुरुआत हुई थी वो तो पार्टी पे चुनाव हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे वोटिंग के करीब आए तो वहां पर जाकर वो पूरा जातिगत समीकरणों में प्रभावित हो गया। दूसरा फैक्टर ये जाता है कि बागी जो खड़े हुए उन्होंने पार्टी के ही प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस या बीजेपी या बीएसपी तो त्रिकोणीय संघर्ष में जो चुनाव बदले और बाद में फिर सामाजिक संगठन जिस तरह से समाज में को अपने आगे आए कि अपनी इमेज है ये और अपने प्रत्याशी को जिताना है, इससे बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन फिर भी आपने रवि जी बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया है, आप कह रहे हैं 30 सीटें कांग्रेस 4। मैं बताऊं क्योंकि यहाँ पे जो भी चुनाव हुआ वो बदलाव पे हुआ। ग्वालियर चंबल बहुत पिछड़े में आने लगा। यहाँ के यूथ जो पहली बार जो वोटिंग करने आए वो उन्होंने सबसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला जो बदलाव का जो उन्होंने बदलाव का संकेत दिया, उस पर मैंने ये बात कही है। क्योंकि आप किसको वोट दे रहे हैं, बोले मैं बदलाव चाहता हूँ। मुद्दा क्या था ये नहीं मालूम उन्हें और समस्या क्या थी ये नहीं मालूम उन्हें, सिर्फ मालूम था बदलाव, कि मुझे बदलाव चाहिए। वीरेंद्र तिवारी जी, 34 और 4, 34 सीटों में से 30 कांग्रेस को, 4 बीजेपी को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अगर एनालिसिस इनका है तो बहुत कुछ वाकई में ग्वालियर चंबल इस तरह के संकेत देता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी स्थिति 2018 के मुकाबले देखें जब उनकी सिर्फ 7 सीटें थी भाजपा की, थोड़ी सी उनकी सुधर रही स्थिति, मैं मान रहा हूँ, लेकिन 2020 से बिगड़ भी रही है। 2020 में उनकी 17 सीटें थी तो कम आएंगी, लेकिन 7 सीटों तो ज्यादा आएंगी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा 12 सीट मिल जाए और वहां 22 सीटों तक कांग्रेस पहुंच जाए, ये मेरे को लग रहा है अभी तक। क्योंकि हाँ, ये जो भी बात आ रही, बार बार ये बात आ रही थी, कहीं ना कहीं अंडरकरेंट तो था ही कि लोग चेंज चाहते हैं, ऊब गए हैं, कोई मुद्दा भी नहीं है तब भी लोग बदलाव के लिए वोट किया। तो वो चीज तो हुई ही है, वो चीज बिल्कुल हुई है और उसी का कारण है कि कांग्रेस यहाँ अच्छा करता दिखाई दे रही है। आप बोल रहे हैं वीरेंद्र जी कि भाई 12 तक पहुंच सकती है बीजेपी, लेकिन 2020 से फिर भी कम हो जाएगी 17। अतुल तारे जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है। हमें 2 तरह के यहाँ पर फिगर मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में इस चुनावी नतीजे को हम देखें तो 2018 में भाजपा 7 पे रुक गई थी, तो डबल डिजिट वही 12-13 का आंकड़ा के करीब मैं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन 2020 की तुलना में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को वो आंकड़ा छूना तो मुश्किल लग रहा है। वो आंकड़ा छूना मुश्किल है, वजह कारण क्या नजर आ रहे हैं, फैक्टर क्या है। ग्वालियर चंबल संभाग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ग्वालियर चंबल संभाग नतीजे क्या देता है। लेकिन भाजपा ने पहले से अपने को सुधारा है, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर जो एक एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण था
वो मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं कहीं सीटों पर बहुत नुकसान पहुंचना पड़ेगा। पहले देव श्रीमाली जी से उनका एनालिसिस जरूर समझेंगे कि आखिर ग्वालियर चंबल में है क्या स्थिति। देखिए 20+ तो कांग्रेस आराम से मुकम्मल जीतने की स्थिति में है। बाकी सीटों पर कड़ा मुकाबला है, तो वो कहीं भी जा सकता है। हो सकता है 2018 के आंकड़े के पास पहुंच जाए और हो सकता है थोड़ा सा आंकड़ा बदल जाए, बीजेपी को कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि कम से कम 4 या 5 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी से के साथ जो है मुकाबला है। पोहरी में मुकाबला है, सबलगढ़ में मुकाबला है, सुमावली में मुकाबला है, मुरैना में मुकाबला है, भिंड में मुकाबला है, लाहौर में मुकाबला है। ये सीटें ऐसी हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ किसका खेल बिगाड़ देगी ये पता नहीं है। एक पोहरी में जहाँ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच में फाइट है, और एक भिंड जहां संजीव सिंह कुशवाहा अभी भी एमएलए हैं और दोबारा से हैं, वो एक मुकाबले की, क्योंकि वहां त्रिकोणीय फाइट है कांग्रेस बीजेपी और इसके बीच में। बाकी जगह पर खेल बिगाड़ने की स्थिति में ज्यादा है, लेकिन किसका बिगाड़ देंगे ये पता करना मुश्किल है, इसलिए वो आंकड़े अभी छुपे हुए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। दरअसल जो भी बागी हुए उन्होंने ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी का टिकट लिया। एक ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से यानी बीजेपी से बागी होकर समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन ग्वालियर चंबल का एनालिसिस क्या कहता है अर्पण जी? देखिए, मेरे हिसाब से जो अभी 34 सीट होगी हम बात कर रहे हैं, 18 में 26 सीटें लेके आती कांग्रेस। जनता ने एक तरफ से आप माने कि कांग्रेस को यहाँ चुन लिया था। घटनाक्रम जो चुनाव के हालात बने सब हुआ, फिर भी एक सम्मानजनक बीजेपी वापस ले आती है। और आप समझते हैं कि उपचुनाव जो सरकारी हर मामलों मतलब मैक्सिमम जीतती आती है। अब हम इस बार देखें तो मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट सबसे हाई रहा है इस बार। और इससे यदि हम माने कि जब भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक अंडर करंट होता है। बीजेपी इसको मान के चल रही कि लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली इनका बहना योजना का जो भी इनका मतलब इनके फेवर में है। पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि 2018 का चुनाव जो था, आपने दलित आंदोलन जो यहाँ पे हुआ, जो हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल वाला, उसके बाद एक दलित वोट बैंक है यहाँ से एक तरह से बीजेपी से कट गया। उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी नहीं कर पाई। अब इसके बाद एक गुर्जर आंदोलन दोबारा ग्वालियर में होता है, जिसको सपोर्ट करते हैं आजाद भीम पार्टी सपोर्ट करती है। दोनों ओबीसी दलित एक अपने आप एक ज्वाइंट इसमें ऑपरेशन चलता है, बड़े लेवल पे होता है। गुर्जर समाजी काफी हद तक इसमें बीजेपी से कटा और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को है। ग्वालियर चंबल का अगर हम जिक्र करें, 2 बहुत बड़े फैक्टर हैं। एक तो बागी बहुत बड़ा खेल या तो बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। दूसरा जाति फैक्टर। बहुत सारे मसले होते हैं, चर्चा होती है, लेकिन चुनाव के आखिर में फाइनली जो वोट पड़ा है वो जाति आधारित पड़ा है। जाति का जिक्र भी कर रहे थे अतुल तारे जी। अतुल जी, मैं फिर उसी पर आ रहा हूं। जाति आधारित जो वोट का जिक्र यहां पर हुआ भी था, अभी जिक्र भी हो रहा था कि भाई हमने अगर ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया तो क्या सारे वोट ब्राह्मण कैंडिडेट को चले जाएंगे? दूसरा, अगर हमने ठाकुर कैंडिडेट उतार दिया तो क्या सारे वोट उसे चले जाएंगे? ऐसा भी है क्या? भारत का मतदाता परिपक्व हो रहा है। वो सिर्फ जाति की चर्चाएं मीडिया में, अखबारों में और अलग अलग सामाजिक प्लेटफॉर्म पे होती अवश्य है, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं देश के सामने, और जैसा चलता है कि अगर केंद्र के चुनाव है तो मोदी को वोट देना है या नहीं देना है, या मध्य प्रदेश के चुनाव है तो हम स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब देश का मानस अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखते हुए मतदान करता है। और अगर जैसा कि मैंने महसूस किया, कई विधानसभाओं में मेरा भी जाना हुआ, तो उन्होंने बहुत ही हम्बली, सॉफ्टली कहा कि ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन जो देश के सामने चुनौतियां हैं तो उसको देखते हुए हमें वोट किसको देना है इस पर हम तय करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर हमें विश्लेषण करना चाहिए। जाति का चंबल से रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस हो या भाजपा हो, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी प्रत्याशियों का जब चयन करते हैं तो जातियों को ध्यान में रखते ही करते हैं। क्या उन्होंने किसी भी सीट पर किसी कायस्थ को टिकट दिया? नहीं दिया ना। ठीक है, किसी बहुत कम संख्या वाले किसी भी व्यक्ति को की जाति को टिकट दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उनको ये खतरा रहता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हों या प्रदेश के मुद्दे हों, जाति के आगे सब फीके पड़ जाएंगे। जहां जो जाति ज्यादा है और नंबर 1 नंबर 2 है, कांग्रेस और बीजेपी के 99% प्रत्याशी उन्हीं जातियों के आसपास घूम रहे हैं और वही उनके प्रचार का माध्यम होता है। वीरेंद्र तिवारी जी, जाति आधारित सियासत का जिक्र हो रहा, थोड़ा सा समझाइएगा कि भाई
जब पार्टियां ही उस तरह से कैंडिडेट चूज कर रही हैं तो जनता भी उस माइंड से सोचेगी ना। कांग्रेस ने बोला कि हम यदि सत्ता में आए तो हम बिहार की तरह जाति जनगणना कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआती संकेत दे देते हैं कि भाई हमको आप क्यों वोट करिए, क्योंकि हम आपकी बात करेंगे। तो ये वहां से जब शुरू होती है, चूंकि तो नीचे तक वो चीज फ्लो करती हुई जाती है। तो ये जैसे भी माली साहब बात कर रहे थे कि पार्टियों में भी ये चीज कहीं ना कहीं रहती है कि जाति के आधार पे ही उनको बांटा जाए, सारी चीजें करेंगे, और अल्टीमेटली उनका मकसद होता है कि चुनाव कैसे करके जीत पाए। थोड़ा सा बागियों पर भी बात करेंगे। करीब 15-16 ऐसे बागी हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली पोजीशन में हैं। बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो बड़ी सीटें उन पर जरूर जिक्र करूंगा। दिमनी का जिक्र कर लें, बलबीर दंडौतिया बड़ा डैमेज यहां पर कर रहे हैं, किसे करेंगे ये बताइए। देखिए, जहां तक दिमनी बहुत हॉट सीट है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के कारण यह माना जा रहा था और माना जा भी रहा है अभी तक, जब तक 3 दिसंबर को नतीजे नहीं आते, कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अंतिम चुनाव परिणाम खासकर दिमनी को लेकर जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। बागी के आधार पर अगर अपन देखें तो अटेर जो है, अटेर ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है, और मुझे लगता है कि वहां मुन्ना सिंह भदौरिया जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके चलते भाजपा वहां टफ फाइट में, और शायद ये सीट भाजपा लूज भी कर जाए। अटेर बड़ी परेशानी बनी है क्या बीजेपी के लिए? हाँ बिल्कुल, वो मैंने कहा ना, जहाँ से अपन ने छोड़ा था, जातिगत संतुलन वहाँ गड़बड़ा गया। अटेर में भदौरिया ठाकुरों का वर्चस्व है और ब्राह्मणों का है। अब भदौरिया में 3 भदौरिया वहां से चुनाव लड़े, जिसमें मुन्ना सिंह भदौरिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आम आदमी पार्टी से भी वहां भदौरिया ही था, लेकिन मुन्ना सिंह भदौरिया इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो उनका बैकग्राउंड आरएसएस का बैकग्राउंड है, दूसरा वो लगातार वहां से 2 चुनाव जीत चुके हैं, 2 चुनाव हार भी चुके हैं, तो इसके कारण भी है। तीसरा ये कि उनके परिवार के जो उनके बड़े भाई थे भोला सिंह जी, वो आरएसएस के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने भिंड में आरएसएस को बड़ा करने में बड़ा काम किया। इतने सालों बाद मुन्ना सिंह भदौरिया एक भले आदमी की इमेज रखते हैं और उनके प्रति सिंपैथी है। इस बार उनको लग रहा था कि इस बार टिकट उनको मिल जाएगा, नहीं मिला, तो वो मेजरली उन्होंने जो डैमेज किया वो भारतीय जनता पार्टी को ही किया, कास्ट इक्वेशन के आधार पर, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट वहाँ कांस्टेंट है। उसके साथ में जो दलित वगैरह ये वोट कांग्रेस को जो एंटी इनकम्बेंसी का मिल रहा है वो है। और जब वहाँ 2 भदौरिया चुनाव लड़ते हैं तो एक ब्राह्मण जीतता है, जब 2 ब्राह्मण चुनाव लड़ते हैं तो एक भदौरिया के जीतने की संभावना बन जाती है। पिछली बार आमने सामने का चुनाव था, मामूली अंतर से हार जीत उसमें हुई थी। चलिए, ये तो हो गई अटेर की बात हमने कर ली। लाहौर एक बड़ी सीट है, बहुत बड़ी सीट है, और वहां भी कहीं ना कहीं चुनाव फंसा हुआ है। रसाल सिंह बीजेपी के बागी हैं, किसे डैमेज कर रहे हैं वो? ये चुनाव बड़ा अप्रत्याशित चुनाव रहेगा। जितने बड़े चेहरे और जितने बड़े नाम जो लगातार रिपीट होते रहे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चुनाव में बड़े अप्रत्याशित नतीजों में पिस जाएंगे। हम लाहौर को भी बड़ा आसान चुनाव नहीं कह सकते। लगातार 7-8 बार के हमारे जो विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, इस बार चुनाव उनके सामने गुड्डू अमरीश हैं और काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। और रसाल सिंह और गोविंद सिंह में सालों से आमने सामने राइवलरी रही है, आमने सामने हमेशा चुनाव लड़े हैं। बीजेपी से उन्हें इस बार मौका नहीं मिला है, और ये नया यंग ब्लड है, एक्टिव है, शुरुआत से काफी और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। तो गोविंद सिंह जी को एक तो मुझे लगता है कि जाति के समीकरणों पे अच्छी टक्कर देंगे, और रसाल सिंह तैयार बैठी थे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव इतना त्रिकोणीय चुनाव जोरदार रहेगा कि इसमें नतीजे कुछ अप्रत्याशित हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं रहेगा क्या इस बार वोट? देखिए, दलितों का मैंने 2018 में ही ये देखा था कि अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। अगर उनका कोई प्रत्याशी जो स्ट्रांगली फाइट में है और जीतने की संभावना है, तब तो वो उसको वोट देते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये जीतेगा ही नहीं, सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, तो फिर वो कांग्रेस को वोट देते हैं। ये 2018 में भी हुआ था। आप चुनाव परिणाम देखेंगे तो 4 या 5 जगह पे फाइट में रहे, जबकि दलित ग्वालियर चंबल संभाग की 34 में से लगभग 25 सीटों पर नंबर 1 पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में। अतुल तारे जी, थोड़ा सा दूसरी सीटों का भी अगर हम जिक्र कर लें, मुरैना सीट राकेश और रुस्तम सिंह परेशानी में डाल रहे हैं बीजेपी को। दूसरी एक डबरा सीट है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी से लड़ रही परसपेंडिया सत्य प्रकाशी, वो भी बागी हैं। क्या आप इन 2 सीटों का समीकरण देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हालांकि पिछली बार तो 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी 2018 में लूज कर गई थी, और लेकिन जो श्रीमाली जी ने कहा कि लगभग सभी सीट 5 से 7 हजार की जब मार्जिन पे होती हैं
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पार्टी विनिंग पोजीशन में है, कौन सी नहीं। लगभग 4-5 बजे तक ही नतीजे क्लियर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ और सीटें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। डबरा इनमें से एक है, दतिया इनमें से एक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट है दतिया, तो डबरा इमरती देवी जहां से चुनाव लड़ रही हैं, बाई इलेक्शन में चुनाव हार गई थी। दोनों नेताओं का कनेक्शन 2020 का भी आपको याद होगा। पहले दतिया का थोड़ा सा विश्लेषण करें, अवधेश नायक। जो सबसे ज्यादा चर्चित नेता हैं प्रदेश के और देश के, नरोत्तम मिश्रा जी, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। चौथी बार उनके सामने वही प्रतिद्वंदी हैं जो पहले 2008 से उनके साथ होते आए हैं। अंत समय में वो टिकट लड़के ले आए कांग्रेस में। वहां का स्थिति बड़ी फाइट में है, मैं बता रहा हूं आपको, वहां की स्थिति बहुत फाइट में है। और आप मान के चलिए कि इस बार भी चुनाव, मतलब ना इस समय भाजपा कुछ कह पा रही है उस सीट को लेके, ना कांग्रेस कुछ कह पा रही है। जब भी उनके नेताओं से बात करें, बड़े से बड़े एक्सपर्ट पे ही बात करें, तो वो दोनों ही मान है कि ये सीट फंसी और कहीं भी जा सकती है। वहां पे ग्रामीण अलग तरीके से वोट करते हैं, और आपका दतिया शहर या फिर बसई हुआ, ये अलग टाइप से वोट करते हैं। तो शहर और ग्रामीणों के बीच का वोट का फर्क बिल्कुल साफ दिख जाता है वहां पे। तो इस बार भी दिखा है वो। डबरा को लेकर 2020 में कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन भाई सब खेल करा दिया गया इमरती देवी जी का। अब इस बार मौका लग रहा है आपको, बनती है गुंजाइश? इमरती देवी तो हमेशा से कहती आई हैं कि महाराज जी मुझे को बोल देंगे कुआं में कूद जाओ तो कुआं में भी कूद जाऊंगी। इस बार भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है डबरा में, और भाजपा लगभग उस सीट को नहीं मान रही अपनी खाते में। कांग्रेस उस सीट को अपना मान के चल रही। बागी हैं वो परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चाचौड़ा से ममता मीणा, तो पोहरी में प्रद्युम्न वर्मा, ये दोनों सीटें, पोहरी सुरेश राठखेड़ा की सीट है, मंत्री हैं। बागी ने जो समस्याएं पैदा की हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को, खासकर बीजेपी को और कांग्रेस को, तो वो वहां पे बिल्कुल चुनाव पूरी तरह बहुत टाइट है। अब आने के बाद फिर वही बात आती है कि चुनाव जिताएगा कौन, मतदाता या जाति? मतदाता, जाति भी मतदाता की ही है, लेकिन वह समस्या बस यही है कि बहुत न्यूनतम मार्जिन में है ये, न्यूनतम मार्जिन में ये चीज आएगी। और मंत्री के खिलाफ वातावरण थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वो शुरू से ही सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया था। हमने ये देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग अगर शिवपुरी में भी जाएं तो वहां पर भी मतलब बदलाव लोग चाहते थे, क्योंकि वो चाहते हैं, यूथ जो चाहता है कि वो नया चेहरा कोई मुझे मिल जाए। तो हो सकता है कि इस बार चौंकाने वाला परिणाम आए। वीरेंद्र रघुवंशी विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने पार्टी छोड़ी, टिकट नहीं मिला, कुछ लाभ देंगे कांग्रेस? मैं जानता हूं कि भितरघात की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि फिर अंत में आके लोग जाते हैं तो फिर जो देखते हैं कि मुझसे नजदीक कौन है, मेरे नजदीक कौन आ जाएगा, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो या कांग्रेस का हो या बीएसपी का हो या अदर सपा भी हस्तक्षेप कर रही है, तो कौन सा मेरे पास नजदीक कैंडिडेट है, तो वो अंत में आके वहां पे वो आ जाता है। मेरी कथा में, मेरी भागवत में, मेरी शादी में कौन सा कैंडिडेट आया, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर वही आता है। तो इस पे मतलब लोग फिर वहां जाके ये मतदान कर देते हैं कि जब मैं ये आसानी से मुझे मिल जाएगा। और जब वो सरकार में लोग होते हैं तो वो जनता से थोड़ा सा दूरी हो जाती है उनकी, इसलिए वहां पे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बागी बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव डालेंगे। ग्वालियर की कुछ सीटें जिन पर सिंधिया ने भी अपने लोगों को सीट दिलाई, और आपको क्या लगता है, ग्वालियर ईस्ट का जिक्र करें, ग्वालियर दक्षिण का जिक्र करें, ग्वालियर शहर का जिक्र करें, इनके समीकरण क्या बन रहे हैं? सभी सीटें, चाहे ग्वालियर पूर्व हो, ग्वालियर दक्षिण हो, दोनों ही सीटों पर बहुत टफ फाइट है। वास्तव में लाडली लक्ष्मी जो योजना है, जिसका असर की व्यापक चर्चा हो रही है, अंडर करंट नेशनल इश्यूज को लेकर भी है। वो हालांकि अभी हम महसूस उतना नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर ये सब चीजें अंडर करंट के रूप में काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलना चाहिए। जहां तक ग्वालियर पूर्व की बात है, तो ग्वालियर पूर्व में अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है या कांग्रेस जीतती है। ठीक वैसी स्थिति दक्षिण की है। दक्षिण में ये जरूर मैं कहूंगा कि दक्षिण की सीट पर सिंधिया जी ने पर्याप्त मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके कितने नतीजे सामने आते हैं ये चुनाव परिणाम बताएगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने दक्षिण पर काफी फोकस भी किया, प्रचार भी किया। अब उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है ये चुनाव परिणाम बताएगा, या कांग्रेस उसको विन करती है। देव शिरमाली जी, यहाँ पर दो बड़े चेहरे, दो बड़े, हम कहें कि क्षेत्र के बड़े चेहरे, बड़े नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी साख दाव पर है? नहीं, निश्चित तौर पे है, क्योंकि इस बार तो सिंधिया जी की ज्यादा साख दाव पे है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर तो खुद ही प्रत्याशी थे, तो ज्यादातर समय उन्होंने वही दिया। और चुनाव की कैंपेनिंग को भी अगर हम देखेंगे
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी कैंपेनिंग अपने हाथ में ले रखी थी, या ये कहें कि बीजेपी ने पूरी कैंपेनिंग उनको सौंप रखी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले 6 महीने में ग्वालियर में जबरदस्त मेहनत की है। हर तरह से उन्होंने कोशिश की, क्योंकि यहाँ बीजेपी और सिंधिया के समर्थकों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। ये खबरें मीडिया पर भी आती थी, दिखाई भी देती थी। तो सिंधिया ने जगह जगह उनके साथ बैठकें की, कोशिश की कि जो नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा के बीच के दूरियां हैं, इन्हें कम की जाए। इसके अलावा सिंधिया परिवार जो परंपरागत जातिगत सम्मेलन करता है, जिसकी अपन बार बार जिक्र कर रहे हैं, सिंधिया ने 60 जातियों के सम्मेलन किए, अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए। अगर बाकी मुद्दे हैं तो फिर जातियों को ऐसे कैसे किया जा सकता है? हर जाति का, मराठा ही नहीं जिसके वो खुद हैं, ठीक है, ऐसी कोई ओबीसी की या दलित जाति नहीं है। सिंधी सम्मेलन उन्होंने किया, पंजाबी सम्मेलन उन्होंने किया, खटीक सम्मेलन उन्होंने किया, जाट सम्मेलन उन्होंने किया, 60 सम्मेलन आयोजित किए, जैसा कि उन्होंने खुद ही मुझे बताया था ये बात। तो इस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उनकी साख तो निश्चित तौर पर दांव पे है ही। इस बार सिंधिया क्लियर कट बीजेपी के साथ हैं, तो कांग्रेसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पा रहे। अर्पण जी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अगर सिंधिया जी बेहतर परफॉर्म कर पाए, ज्यादा समर्थकों को चुनाव जिता पाए, तो 23 में कोई दूसरी गुंजाइश उनके लिए बन रही है क्या भोपाल की? देखिए, आप अभी यहाँ का हम समीकरण देखें, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब गुना से लेकर मुरैना तक वो टिकट तय करने में बड़ी निर्णायक भूमिका में होते थे। 1 मैन शो था सिंधिया जी के लिए। अब सिंधिया जी, अब यदि हम ग्वालियर की बात करें, यदि वो नतीजा अच्छा रहता है तो आप खुद देखेंगे कि बीजेपी ने इस बार बिना किसी सीएम फेस मतलब घोषित किए एक चुनाव लड़ा है। जो सबसे बड़ी समस्या पहले कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, अब वो सेम दिक्कत इस बार बीजेपी के साथ है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े चेहरे, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे आप देखेंगे सिंधिया जी भी अपने आप में मतलब भले चुनाव नहीं लड़ रही हो पर अपने आप में एक फेस है। तो निश्चित तौर पे कुछ चीजें ऐसी घटनाक्रम जो ड्यूरिंग इलेक्शन जो बनी है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े चेहरों को दिक्कत तो हुई है, मतलब एक सीएम फेस बनने के लिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि सिंधिया जी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से बीजेपी हाईकमान में उनकी पैठ है, तो मुझे लगता है कि इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा चेहरा मुझे लगता है बीजेपी के इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। और चलिए, तो ये बड़ी बात यहां से निकल कर आई है। अर्पण जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा और युवा और ऐसा चेहरा शायद बीजेपी के लिए मिले ना 2023 के लिए, अगर बीजेपी के पास बहुमत आता है तो। आपने 5 वरिष्ठ संपादकों का विश्लेषण सुना, समझा होगा आपने क्या एनालिसिस है, ये भी आपने बहुत तरीके से समझा होगा। चूंकि बीजेपी यहां पर 2018 से बढ़ तो रही है आगे, लेकिन 2020 से थोड़ी सी कम भी हो रही है, यानी कांग्रेस का पलड़ा 2023 में भी यहां पर भारी रहने वाला है। तो एडिटर्स पोल में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।